नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर विश्व समुदाय करे कार्रवाई। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से शिखर वार्ता के बाद साझा बयान में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों देशों के बीच व्यापार, संचार और स्टार्टअप समेत 6 क्षेत्रों में करार। प्रधानमंत्री ने सियोल शांति पुरस्कार की राशि नमामि गंगे फंड को किया समर्पित। ग्रामीण भारत के विकास के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नई तकनीक को बढ़ावा देने पर जोर। नेल्लोर में स्वर्ण भारत ट्रस्ट के 18वें स्थापना दिवस समारोह में की शिरकत। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा, गरीबों की सेवा के लिए युवा करें समय और संसाधन का इस्तेमाल। दो दिन की एटीएस रिमांड पर भेजे गए सहारनपुर में पकड़े गए जैश ए मोहम्मद के 2 संदिग्ध आतंकी। दोनों के कब्जे से जिहादी चैट और वीडियो के अलावा जिंदा कारतूस और हथियार बरामद। जैश के लिए आतंकियों की भर्ती करने का आरोप। अंतर्राष्ट्रीय संस्था FATF की ग्रे लिस्ट में ही रहेगा पाकिस्तान। पेरिस में हुई बैठक में कहा, आतंकी फंडिंग रोकने में नाकाम रहा पाकिस्तान। जून और अक्टूबर में होने वाली बैठक में दोबारा होगी समीक्षा। और सरकार की सलाह से BCCI करेगा पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच नहीं खेलने का फैसला। ICC को पत्र लिखकर आतंक को पनाह देने वालों के साथ ताल्लुक नहीं रखने की अपील। IPL के उद्घाटन समारोह का पैसा पुलवामा शहीदों के परिवार वालों को देने का ऐलान। और आइए देख लेते हैं पहली खबर। दक्षिण कोरिया का 2 दिवसीय दौरा पूरा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश रवाना हो चुके हैं और उनकी इस यात्रा के दौरान सियोल में कई कार्यक्रम हुए, जिनमें आपसी हितों समेत वैश्विक मुद्दों को प्रमुखता से रखा गया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के मून जे इन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस पर पूरी प्रक्रिया में 2 तस्वीरें उभर कर सामने आई। एक तरफ भारत के योगदान की वैश्विक स्तर पर सराहना हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की नापाक हरकत को हर कोई शर्मनाक बता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरफ सियोल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया ने पुलवामा हमले की कड़ी निंदा की है और भारत के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा नजर आया। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दक्षिण कोरिया यात्रा के दूसरे दिन राष्ट्रपति मून जे इन के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अब समय आ गया है कि वैश्विक समुदाय भी बातों से आगे बढ़कर इस समस्या के विरोध में एकजुट होकर कार्रवाई करे। दक्षिण कोरिया दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं की मौजूदगी में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मीडिया, स्टार्टअप्स, पुलिस तथा अन्य क्षेत्रों में 6 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए। पहला समझौता कोरियाई राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी और गृह मंत्रालय के बीच हुआ। यह समझौता दोनों देशों में कानून लागू करने वाली एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने तथा सीमा पार और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के क्षेत्र में किया गया है। दूसरा समझौता राजकुमारी सूरी रत्ना यानी रानी हुर हुआंग ओक की याद में संयुक्त टिकट जारी करने के लिए हुआ। वो अयोध्या की राजकुमारी थी जो कोरिया आई थी। फिर उन्होंने किंग किम सूरो से विवाह कर लिया था। बड़ी संख्या में कोरियाई लोग उनके वंशज होने का दावा करते हैं। दोनों पक्षों ने निवेश, मीडिया, सड़क एवं परिवहन के क्षेत्र में ढांचागत विकास जैसे अनेक अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर हस्ताक्षर किए। हमारे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर $50 बिलियन तक ले जाने के लक्ष्य के प्रति अपना कमिटमेंट दोहराया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट डेवलपमेंट, मरीन और फूड प्रोसेसिंग, स्टार्टअप्स और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जैसे सेक्टर्स में हम अपना सहयोग बढ़ाने पर सहमत हैं। हमारी बढ़ती सामरिक साझेदारी में
रक्षा क्षेत्र की अहम भूमिका है। इसका एक उदाहरण भारतीय थल सेना में K9 वज्र आर्टिलरी गन के शामिल होने में देखा जा सकता है। रक्षा उत्पादन में इस उल्लेखनीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए हमने डिफेंस टेक्नोलॉजी और को प्रोडक्शन पर एक रोडमैप बनाने के लिए भी सहमति की है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। उन्होंने पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने और आतंकवाद के खिलाफ साथ देने के लिए राष्ट्रपति मून का आभार जताया। राष्ट्रपति मून के संवेदना और समर्थन के लिए, उनके इस संदेश के लिए, और अभी भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया, मैं इसके लिए हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद के खिलाफ अपने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय को और अधिक मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज भारत के गृह मंत्रालय और कोरिया की राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी के बीच संपन्न हुआ MOU हमारे काउंटर टेररिज्म सहयोग को और आगे बढ़ाएगा। पिछले 4 सालों में दक्षिण कोरिया और भारत के बीच व्यापार संबंधों में काफी इजाफा हुआ है। 2015 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरिया गणराज्य की ये दूसरी यात्रा है। दक्षिण कोरिया में भारत की अपेक्षाओं के अनुरूप पूंजी और तकनीक की भरमार है, वह भी सस्ती कीमत पर और कई बार बहुत ही कम कीमत पर। लेकिन उसके लिए जरूरी संबंध विकसित करने होंगे और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी कोरिया यात्रा ने उस संबंध को आगे बढ़ाया है और भविष्य में भी इसे जारी रखना होगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सुरेश के साथ सियोल से अखिलेश सुमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में योगदान देने तथा वैश्विक आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए दक्षिण कोरिया के सियोल में शुक्रवार को 2018 का प्रतिष्ठित सियोल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। एक भव्य समारोह में प्रधानमंत्री को ये पुरस्कार सियोल पीस प्राइज फाउंडेशन ने प्रदान किया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल शुक्रवार को ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में योगदान देने और वैश्विक आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए 2018 के प्रतिष्ठित सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लोगों को समर्पित है। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार भारतीय वसुधैव कुटुंबकम की सोच की स्वीकृति है। This award is a recognition of the philosophy that has given the message of Vasudhaiv Kutumbakam, which means the entire world is one family. The award is for the culture that has given the message of peace even on the battlefield, as Lord Krishna gave the teachings of Bhagavad Gita during the battle in the Mahabharata. This award is for a land where we are taught Om Dayo Shanti, Brahma Shanti, Sarvagum Shanti, Shanti, Evam Shanti, Sama Shanti Edi, Om Shanti Shanti Shanti। प्रधानमंत्री ने पुरस्कार में मिली राशि को नमामि गंगे परियोजना को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि भारत के विकास की कहानी न सिर्फ हमारे लिए अच्छी है बल्कि पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद है। And I am honored that this award is being conferred on me in the year that we celebrate the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi. I would like to contribute the monetary award of $200,000 that 1 crore 30 lakh rupees to the Namami Gange Fund, our efforts to clean our river
that is not only held sacred by all the people of India, but is also an economic lifeline to millions of my countrymen and women. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियोल शांति पुरस्कार पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति हैं। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कफी अन्नान, जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल जैसी जानी मानी हस्तियां और संगठन ये पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। ये पुरस्कार 1990 से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग में विकास के लिए दिया जाता है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और वहीं दक्षिण कोरिया ने पुलवामा हमले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वो भारत के साथ है। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के बीच बातचीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। President Moon Jae strongly condemned the Pulwama attack as a terrorist attack, and he had earlier written a letter to the Prime Minister expressing his support and solidarity on the fight against terrorism. There was also discussion that, and in this context, you would have noticed that one of the agreements that we have concluded with Korea is a MOU on it's on transnational crime and terrorism. So that is one step which has been taken, and that MOU has been signed today. So there is movement and there is the solidarity expressed with India on the fight against terrorism. तो भारत और दक्षिण कोरिया ने आपसी संबंधों और भविष्य के रोड मैप पर भी चर्चा की है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि दोनों देशों ने 2030 तक आपसी व्यापार को $50 बिलियन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। Prime Minister and President Moon Jae had the opportunity to review the entire gamut of the relationship. They laid down the roadmap for the future, and this is all based on a shared vision of people, peace and prosperity for the future. As far as economic cooperation is concerned, you would know that our bilateral trade is 21 billion two ways, and the target that has been set is 50 billion by the year 2030. The whole focus is on seeing how we can push this target. As you know, we have ongoing negotiations on CICA review and its upgradation. So those discussions will go on and would be a very important negotiation between our two countries. As far as our flagship programs are concerned, Made in India, Korea is very strongly behind the Make in India, and they have invested already, and in today's discussion there were further interest in Make in India and other areas. और पीएम के दौरे को कवर कर रहे हैं हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन। आइए सीधे चलते हैं सियोल, हम जहां वो मौजूद हैं। अखिलेश, जानना चाहेंगे आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण कोरियाई दौरा कितना सफल माने हम, क्या कुछ अहम बातें रही? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है अभिलाषा कि पिछले एक दशक से तकरीबन कहें कि पिछले तकरीबन एक दशक से दक्षिण कोरिया के संबंध हमारे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2015 में वहाँ की यात्रा की तो उसके बाद से काफ़ी तेज़ी से भारत और दक्षिण कोरिया के संबंध बढ़े, और व्यापार के मामले में खास करके दक्षिण कोरिया ने भारत को जो ऑफ़र किया वह भारत के लिए काफ़ी मुफीद बना। और इसी स्थिति को भांपते हुए 4 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा दक्षिण कोरिया की यात्रा गए, तो एक तरीके से कहें कि एक विश्वास दोनों देशों के बीच में बना है। दक्षिण कोरिया तकनीकी रूप से काफ़ी उन्नत देश है, और तकनीकी रूप से उन्नत मतलब वो काफ़ी उन्नत देश है। जिस तरह से हम जापान को मानते हैं उसी तरह से दक्षिण कोरिया भी काफ़ी है, लेकिन दक्षिण कोरिया का निवेश अभी तक चीन में सबसे ज़्यादा था, जो दक्षिण कोरिया अब चाहता है कि भारत में निवेश करे। लेकिन एक खास बात यह है अभिलाषा कि अभी भी दक्षिण कोरिया का निवेश बहुत छोटे छोटे देश जैसे वियतनाम और इंडोनेशिया में भारत से ज़्यादा है। तो दोनों देशों की कोशिश ये है कि भारत में जो निवेश हो वह निवेश और ज़्यादा हो, और चीन के समानांतर भारत में निवेश हो, ताकि जो
दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और उसके बाद एक सबसे बड़ा खुला बाजार है, उस खुले बाजार के साथ दक्षिण कोरिया के संबंध बने और उसमें भारत में भी रोजगार की वृद्धि होगी और उसके अलावा दक्षिण कोरिया को भी एक लाभ की प्राप्ति होगी। उसके यहाँ जो ज्ञान है, एक्सपर्टीज है, उन दोनों को एक दूसरे के उपयोग में लाएंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि डिफेंस मामले में, डिफेंस इक्विपमेंट बनाने के मामले में दोनों देशों के बीच में खास सहमति बनी है, जिसका एक रोड मैप बनाया जाएगा। सैद्धांतिक रूप से सहमति हो गई। जो डिफेंस प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन में को प्रोडक्शन एक साथ मिलकर उत्पादन करना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना और भारत में ही उसको बनाना, और भारत में बनाने के बाद उसको भारत या अन्य देशों में भी उसका निर्यात करना, यह पूरा लक्ष्य है। जो 2 डिफेंस कॉरिडोर हमारे यहाँ बने हैं, एक चेन्नई में और एक उत्तर प्रदेश में बना है, उन दोनों डिफेंस कॉरिडोर में दक्षिण कोरिया की रुचि है और भारत भी चाहता है कि दक्षिण कोरिया वहाँ अपनी पूंजी लगाए, अपना अपनी जो तकनीक है उसे लगाए। तो जो बड़ी बात निकल कर आ रही है कि एक तो निवेश के मामले में दक्षिण कोरिया अब भारत पर विश्वास करने लगा है, और जिस तरीके से दक्षिण कोरिया ने एक समय चीन में निवेश करके चीन के विकास में काफ़ी भूमिका रही थी दक्षिण कोरिया की, उसी तरह दक्षिण कोरिया को एक नया बाजार दिख रहा है भारत में। इससे निश्चित तौर पर भारत को फायदा होगा। दूसरा, जो रणनीतिक तौर पे हमने जो एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी बनाई है, उसमें दक्षिण कोरिया एक बहुत ही विश्वस्त साथी मिला है, जो रणनीतिक रूप से भी चाहता है कि हम साथ उसके मिले। उनकी एक जो साउथ पॉलिसी है, वो उस पॉलिसी के साथ भारत की नीति मिल रही है, और एक पूरे एशिया प्रशांत में, इंडो प्रशांत जिसको बोलते हैं, हिंद प्रशांत, उस हिंद प्रशांत में एक शक्ति संतुलन हो, ताकि जो चीन की मोनोपोली है उस मोनोपोली पे एक लगाम लगाए जाए। तो 2 रणनीतिक रूप से भी हमारी साझेदारी और हमारा विश्वास एक दूसरे पे बना है, व्यापारिक रूप से भी बना है, और सांस्कृतिक रूप से भी जो हमारे संबंध थे पुराने, उन संबंधों को फिर से पुनर्जीवित करके दक्षिण कोरिया के लोगों के बीच में, भारत के लोगों के बीच में एक संबंध विकसित करने की, ताकि विश्वास बढ़े। और इसलिए भारत ने दक्षिण कोरिया को वीजा ऑन अराइवल पहले ही दे दिया था। इस बार दक्षिण कोरिया ने भारत के लोगों के लिए ग्रुप टूरिज्म के लिए वीजा ऑन अराइवल दिया है। तो यह एक मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच में बढ़ते विश्वास का एक प्रतीक बना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से हमें जानकारी देने के लिए, प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हुई और किस तरह से जो संबंध हैं वो और प्रगाढ़ हुए हैं दक्षिण कोरिया के साथ भारत के, वो बताने के लिए। आइए इसी के साथ पहली खबर में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लौटेंगे, रुक करेंगे कुछ और अहम खबरों का। बने रहिए हमारे साथ। देखिए विशेष मेरे साथ आज शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। नई तकनीक, नई सोच और समाज में उनका योगदान। आइए मुलाकात करवाते हैं आपकी उन व्यक्तियों से जिन्हें 2019 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि पद्म सम्मान मिला है। जल्द आ रही है राज्यसभा टेलीविजन पर हमारी नई सीरीज सम्मान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि ग्रामीण भारत के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में नई तकनीकें अहम भूमिका निभा सकती हैं। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में स्वर्ण भारत ट्रस्ट के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने ये बातें कही। लोगों से सामाजिक कार्यों में भी योगदान देने की सलाह दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि स्वर्ण भारत ट्रस्ट शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, कौशल विकास और कृषि क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहा है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में शुक्रवार को स्वर्ण भारत ट्रस्ट के 18वीं वर्षगांठ समारोह का आयोजन किया गया। इसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू समेत कई हस्तियों ने शिरकत की। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने स्वर्ण भारत ट्रस्ट के विचार की तारीफ करते हुए कहा कि ये महात्मा गांधी के बैक टू विलेज के सपने को साकार करने में जुटा है। गांधी जी हैड स्पोकन ऑफ द नीड टू डेवलप विलेजेस विद एमेनिटीज appropriate for a dignified and simple but prosperous life. In this regard and in our endeavor to enhance the quality and dignity of life and work for those of our people
who reside in villages and toil on farms, technology can be a great enabler. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वर्ण भारत ट्रस्ट के सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम जो कुछ समाज से हासिल करते हैं उसे वापस भी करें। Wherever you are, please always have a mindset to give back to the society in whatever manner and whatever way you can afford to give to the underprivileged students, underprivileged people, poor people, those who are in need. I am glad to learn that the Swarna Bharat Trust too emphasizes the use of science and technology and of innovation in helping rural communities. I am confident that with the blessings of our Vice President, this noble work will continue. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, कौशल विकास और कृषि को बढ़ावा देने के लिए स्वर्ण भारत ट्रस्ट जुटा हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा जोर महिला सशक्तिकरण पर दिया जाता है। Secondary, another area of trust has been imparting vocational training in upgradation of their skills, educating the farmers on new farming techniques and cultivating alternative crops and training the artisans to be self-employed are part of the wide range of activities the trust is undertaking. शिक्षा और संस्कृति देके बाद में कलेक्टर के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा उनको नियर बाई गवर्नमेंट हॉस्टल में भर्ती करवाना, ये भी एक काम है, इसको कहते हैं ब्रिज स्कूल। उपराष्ट्रपति ने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार और हुनरमंद बनाने के लिए ट्रस्ट कौशल विकास के लिए कई कार्यक्रम चला रहा है। ब्रिज स्कूल के जरिए स्कूल छोड़ चुके या गरीब लोगों के बच्चों को स्कूल तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही किसानों की बेहतरी के लिए भी ट्रस्ट उल्लेखनीय काम कर रहा है। Guided by Mahatma Gandhi's dictum of back to villages and his profound view that Rama Raj is incomplete without Grama Raj, the trust has been working relentlessly to empower and uplift the downtrodden sections by imparting education and upgrading their skills. The number one objective is to empower the woman and also by giving them livelihood skills. That is a major focus of this trust. समारोह से पहले राष्ट्रपति स्वर्ण भारत ट्रस्ट की ओर से संचालित अक्षरा स्कूल गए और वहां चलाई जा रही शिक्षण गतिविधियों के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर स्कूल के छात्रों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। 2001 में नेल्लोर में कुछ दोस्तों की मदद से एम वेंकैया नायडू ने स्वर्ण भारत ट्रस्ट की स्थापना की थी। इस ट्रस्ट को फिलहाल उनकी बेटी देखती है। ट्रस्ट के विजयवाड़ा, अमरावती और हैदराबाद में भी चैप्टर हैं, जहां से सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जांच एजेंसी ने सहारनपुर जिले से जैश ए मोहम्मद के 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें 2 दिन की एटीएस के रिमांड पर भेज दिया गया है। यूपी एटीएस ने इन संदिग्धों को देवबंद से कल हिरासत में लिया था, जहां ये लोग छात्र बनकर रह रहे थे, जबकि इन्होंने इलाके के किसी भी शिक्षण संस्थान में दाखिला नहीं लिया हुआ था। आरोप है कि ये संदिग्ध आतंकी इलाके के युवाओं को आतंकी गुट जैश के साथ जोड़ने की कोशिशों में जुटे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम शहनवाज अहमद और आकिब अहमद मलिक है। इनमें शहनवाज जम्मू कश्मीर के कुलगाम का रहने वाला है, जबकि आकिब पुलवामा निवासी है। दोनों की उम्र 20 से 25 साल के बीच है। दोनों के पास 2 हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने लखनऊ में बताया कि खुफिया जानकारी के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है और इन संदिग्धों की निगरानी की गई, जिसके बाद एटीएस विंग ने दोनों संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। दोनों आतंकियों में से शहनवाज को ग्रेनेड का एक्सपर्ट कहा जा रहा है। इनके कौन और भी साथी हैं, कौन इनके एसोसिएट्स हैं और क्या क्या इनकी एक्टिविटीज़ रही हैं और कितने लोगों को इन्होंने रिक्रूट किया है, जिसके बारे में भी हमें जानकारी नहीं मिली है। लेकिन इस पर भी हम वर्क करेंगे, इसको फर्दर डीपली इन्वेस्टिगेट करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है इसकी टेरर फंडिंग कौन कर रहा है। सो फंड के बारे में भी हम चाहेंगे कि हमको वो रहे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इनका टारगेट क्या हो सकता था। तो इन सब चीज़ों पर फर्दर हम इन्वेस्टिगेशंस करेंगे और यही कारण है कि मैंने पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर
और इनको हम कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद हम पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर उनसे फर्दर डिटेल्स लेंगे। और उधर जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आज 2 आतंकी मारे गए। सुरक्षा बलों को सोपोर के वारपोरा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को पकड़ने के लिए इलाके में अभियान चलाया था, जिसके तहत सोपोर और उसके आसपास इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। ये ऑपरेशन कल रात शुरू हुआ था। इलाके में सेना का अभियान अभी भी जारी है और मारे गए आतंकियों की पहचान की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलवामा हमले के बाद कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार और 11 राज्यों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राज्यों के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशकों और दिल्ली पुलिस प्रमुख को निर्देश दिए कि वो कश्मीरी छात्रों या अन्य अल्पसंख्यकों को धमकी, उन पर हमले और सामाजिक बहिष्कार के मामले में तत्काल कार्रवाई करें। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश भी दिया कि राज्यों में जिन नोडल अधिकारियों को भीड़ द्वारा लोगों की पीट कर की गई हत्या के मामलों में निपटने के लिए नियुक्त किया गया था, उन्हें इस पर ध्यान देने के लिए कहा जाए। पाकिस्तान आतंकी फंडिंग को रोकने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठा रहा है। पेरिस में हुई बैठक के बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ये जानकारी दी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मुताबिक पाकिस्तान अपने यहाँ लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों की फंडिंग रोकने में नाकाम रहा है। टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को फिलहाल ग्रे सूची में ही रखने का फैसला बरकरार रखा है। अक्टूबर तक पाकिस्तान ग्रे सूची में ही रहेगा। FATF के सख्त लहजे में ये कहा गया है कि अगर अक्टूबर तक पाकिस्तान ने आतंकी फंडिंग रोकने की दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं की तो उसे ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है। FATF ने पाकिस्तान को चेताया है कि वो आतंकी फंडिंग रोकने के लिए एक्शन प्लान पर काम करे। संस्था ने पाकिस्तान पर यह भी आरोप लगाए हैं कि जनवरी 2019 तक पाकिस्तान ने इस संबंध में कुछ भी खास नहीं किया है और मई 2019 तक के लक्ष्य को पाने के लिए और एक्शन प्लान पर काम करने में कोताही बरत रहा है। पाकिस्तान को पिछले साल फरवरी में ग्रे लिस्ट की निगरानी सूची में डाला गया था। बैठक में पुलवामा हमले की भी कड़ी निंदा की गई। FATF आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका गठन 1989 में किया गया था। तो पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान को खेल के मैदान में भी अलग थलग करना चाहता है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ विश्व कप में नहीं खेलने की मांग हो रही है और भारतीय क्रिकेट टीम विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलेगा या नहीं, इस पर BCCI सरकार के साथ बातचीत के बाद फैसला लेगी। BCCI के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं समिति के, उन्होंने दिल्ली में आज एक बैठक में ये निर्णय लिया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।